साथियों नमस्कार। पूर्व की क्लास में हमने प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता परीक्षा के लिए बात की थी मापक की। मापक जो था उसको मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की कि आरपीएससी में किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से हमें उनका सटीक और सही तरीके से जवाब देना है। ये बात हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं और इस चीज़ को आप चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। आपको उसका लिंक मिलेगा और उसके ऊपर आप जाकर इस क्लास को देख सकते हो। आज आपकी बहुत बड़ी जो समस्या है उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं और मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं उस टॉपिक पर आज तक जितने भी मैंने विद्वानों को देखा या अक्सर जो पढ़ाने का सिस्टम देखा उसमें और जो पूछा गया प्रश्न है आरपीएससी का उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम हल करने की कितनी भी निपुण कला जानते हों लेकिन फिर भी हम क्या फ्लॉप हो जाते हैं। और फ्लॉप होने का मूल कारण है कि हम किसी चीज़ की कैलकुलेशन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? कैलकुलेशन को पढ़ते हैं और कैलकुलेशन उसमें नाम मात्र की आती है। सिर्फ आंकड़ों को तथ्यों में के रूप में प्रयोग करने का तरीका आता है और अगर वो तरीका हमें नहीं आता तो चाहे हम कितने भी धुरंधर हैं कैलकुलेशन करने में, हमारे प्रश्न जो है कभी भी हल नहीं होते। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको संक्षिप्त रूप में जो स्टैटिस्टिकल डाटा है या सांख्यिकी विश्लेषण के जो माप हैं जो हमारे सिलेबस में लगते हैं, पहले बता दूं कि वो माप कौन कौन से हैं जो हमारे सिलेबस में लगते हैं। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप, जिसको मैं कहूं माध्य, माध्य का बहुलक, और इसके अलावा अपकिरण के जो माप हैं उनमें सिर्फ परमाप विचलन जिसको हम मानक विचलन के नाम से भी जानते हैं और सहसंबंध जो हैं वो आपके प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा में सिलेबस के रूप में आरपीएससी ने आपको दे रखा है। तो बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए संक्षिप्त सा वीडियो, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो जानकारी बताऊं जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ताकि हम जो हैं वो आराम से एकदम नृत्य करते हुए उन प्रश्नों को हल कर पाए। प्रश्न बड़े इजी हैं लेकिन कंटेंट को समझने की कोशिश करना। मैं हल पे नहीं जाऊंगा, मैं लंबी कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा आपको बताऊंगा और हल आपकी नज़रों के सामने पड़े होंगे। तो आप बने रहिए और वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखने की कोशिश करना। और अगर कंटेंट में दम न लगे तो फिर मैं आपसे कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करने वाला कि जिससे आपको वीडियो शेयर करने पर मजबूर होना पड़े। नहीं करना किसी को शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। एक मैं बात आपको और कहना चाहता हूं, वो है जो नए खिलाड़ी हैं जो अभी अभी इस मैदान में उतरे हैं, अगर उनको ये कंटेंट सीधे सीधे समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरी नेट जेआरएफ की क्लासों में इसको विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हैं और फिर आप इस क्लास को देखोगे तो आपको जो कंटेंट है वो यूँ चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। तो बात करते हैं आज के अपने नए टॉपिक की और किसको किस में पढ़ना है। फिर मैं आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए विविध एग्जामों के जो प्रश्न हैं उनकी थोड़ी सी एक झलक दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने अब तक क्या पढ़ा और तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए था। तो ध्यान दें इस बात पे। शुरू करते हैं आज की क्लास को और बहुत ही आसान काम है। हमारे आरपीएससी के सिलेबस में जो दिया गया टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बात करेंगे हम एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज की, यानी कि सांख्यिकीय श्रेणियों के विश्लेषण की बात करेंगे और इसमें से कौन सी चीज़ कहाँ पढ़नी है उसको पहले हम जान लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनको हल कैसे करना है। और हल करने का ऐसा गुरु मंत्र है मेरे पास जिसमें आप जब इस क्लास को देखने के बाद देखोगे तो यूं लगेगा कि ये प्रश्न तो हवा में हल हो सकते थे और वास्तव में हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि हम हमेशा फार्मूलों कैलकुलेशनों के पीछे चक्कर काटते हैं और उस तरह का आज तक आरपीएससी के आरएएस एग्जाम में 1998 में पूछा गया, जिसमें
निरीक्षण विधि द्वारा माध्य और माध्यिका को हल करने का प्रश्न पूछा गया था और आसान प्रश्न था जिसको हर कोई कर सकता है, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन पर आधारित कोई भी प्रश्न कभी नहीं आया। तो आज हम बात करते हैं, बड़ी आसान बात करते हैं कि समक श्रेणियों के व्यापक सांख्यिकीय विश्लेषण के 4 प्रकार होते हैं और स्टैटिस्टिकल जो डाटा होते हैं वो इन 4 प्रवृत्तियों में ही हल किए जा सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं ये कहना चाहता हूं कि समक जो श्रेणियां होती हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले कुछ शब्द जो हैं वो आपके सामने व्याख्या के तौर पर मैं लिखना चाहूँगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाऊँगा। इसमें आप देखें कि कई बार हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द होता है चर। क्या? एक शब्द होता है चर, दूसरा शब्द होता है आंकड़ा जिसको आप डेटा कहते हैं, और तीसरा जो शब्द होता है वो समक होता है, और चौथा जो शब्द होता है जिसको आप पढ़ना चाहते हो और बारी बारी जो है अपने आगे आएगा, इसलिए उसको हम कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? विचलन। या एक शब्द ऐसा है जिसको हम विचरण कहते हैं, या इसमें ज़्यादातर जो प्रयोग होगा जैसे शब्द ही हैं परिकलन शब्द हो सकता है, इसमें प्रक्षेपण, या और बहुत सारे जो छोटे छोटे शब्द हैं जिनको मैं पहले बता दूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चर क्या होता है कि एक तथ्य होता है, तथ्य सीधा सा, कि मुझे आम की बजाय एक केला खाना ज़्यादा पसंद है, या मैं ये कह सकता हूँ कि राधा कमला से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो है वो पैदल चलने की बजाय हवाई जहाज़ पर चलना अच्छा लगता है। इसका मतलब एक तथ्य के रूप में जब बात को हम कहते हैं तो वो चर होते हैं उसमें। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इसका मतलब पढ़ना आपके पास एक स्वतंत्र चर है और उस पर आधारित कोई परिणाम है, उस परिणाम को हम आश्रित चर के रूप में देखते हैं। कि जैसे पढ़ना स्वतंत्र चर है, पढ़ोगे तो परिणाम आएगा कि आप पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो बात चर की हुई। चर का मतलब एक तथ्य है, आंकड़ा देखो, इन्हीं तथ्यों को जब हम एक आंकिक प्रणाली के तौर पर या अंक के रूप में लिख देते हैं तो उसको आंकड़ा कहते हैं। जैसे 30 वर्ष लिखा मैंने कि राम की उम्र 30 वर्ष है, फिर मैंने लिखा कि 5 किलो या 5 केजी अनार, फिर मैंने लिखा इसी चीज को कि 2 किमी दूर। अब देखो बात समझ में आ जानी चाहिए, ये सारे आंकड़े हैं कि तथ्यों को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आंकिक प्रणाली में अंकों के रूप में व्यक्त कर दिया। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। अब आंकड़े ये कहलाते हैं तो फिर समक किसको कहते हैं? यहाँ बड़ी बड़ी बात जो आती है, कई बार जो आंकड़े होते हैं वही समक होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समक जो है वो हमेशा आंकड़ों के रूप में या आंकड़ा हम समक को कह सकें। अंतर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जब मैं बोलूँगा इस बात को। आंकड़े हमेशा चरों को तथ्यों के रूप में प्रयोग करने का एक तरीका है, और आंकड़े हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़े जो खोज करने वाला या प्राप्त करने वाला खुद व्यक्तिगत तौर पर प्रश्नावली से या किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से जो
व्यक्ति है उससे प्राप्त करता है। यानी मैं जब किसी से पूछूं कि आपको पढ़ना पसंद है, अगर उसका उत्तर ना में आता है तो सीधी सी बात यह है कि एक व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता। इसका मतलब वो प्रत्यक्ष प्राप्त किए गए जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो किसी प्रकाशित स्रोत या मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म से हम प्राप्त करते हैं और उनको हमारे दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं, उसको द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। मैं बड़ी परिभाषा इसकी नहीं दूंगा, लेकिन बात ये यहाँ आती है कि सम्मक होता है कि आंकड़ों का वह विश्लेषण या वह प्रयोग जो किसी समान इकाई को व्यक्त करते हैं या किसी एक समान तथ्य को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं लिखूं कि प्राप्तांक लिख दिया मैंने, अब इसमें फ्रीक्वेंसी के तौर पर, बारंबारता के तौर पर विद्यार्थियों की संख्या व्यक्त की है मैंने, तो इसका मतलब मैं किसी एक तथ्य की बात कर रहा हूं, इसमें अलग अलग तथ्यों की बात नहीं है। क्योंकि इसमें देखो आंकड़ा तो कहता है कि 2 किमी दूर, आंकड़ा कहता है कि 5 केजी अनार, फिर कहता है 30 वर्ष। अगर हम सम्मक श्रेणी की बात करेंगे, समकों की बात करेंगे, तो फिर सभी व्यक्तियों की उम्र की बात करेंगे। क्योंकि बात ये होती है कि सारे के सारे जो आंकड़े होते हैं वो किसी एक तथ्य से संबंधित होते हैं, इसीलिए समान तथ्यों को व्यक्त करने वाले अंकों को हम सम्मक कहते हैं। समान तथ्यों के अंकों को व्यक्त करने वाले को हम सम्मक कहते हैं। और ये जो तथ्य होते हैं उन्हीं को ही हम, परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। परिकलन का मतलब होता है कि हम उसको कैलकुलेट करें, उसको हल करें। और विचलन का मतलब होता है 2 तथ्यों के बीच की दूरी, 2 तथ्यों के बीच का एक अंतराल। और विचरण का मतलब होता है जब हम विचलन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, या मैं यूं कहूं कि विचलन एक तरह से निरपेक्ष मूल्य है, इसको सापेक्ष मूल्य में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, विचरण होता है। ये बातें आपको मेरी क्लास में बखूबी से समझ में आ जाएंगी। अब बात हम करते हैं बिना समय गंवाए कि ये क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है वो स्थित है। अब इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो बात बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। अब मैं इसको विस्तृत तरीके से हल करवाता हूं कि कौन सी चीज़ कहाँ परिकलन की जाती है, कौन सी चीज़ को किस में रखा जाता है। और फिर आपको मजाक के तौर पे ही सही छोटी सी जो बात है वो मैं बताऊंगा कि आरपीएससी या हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात आती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी, झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 चीजों का मतलब है इसमें आपके पास समांतर माध्य, व माध्य का, और आपके पास आएगा बहुलक Z। 3 चीजें सिर्फ। देखो ध्यान दो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और माध्यों का परिकलन, यानी कि इसको आप या तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कह सकते हो या माध्यों का परिकलन कह सकते हो। इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है उसको हम पढ़ते हैं। अब आपके ये तीनों के तीनों जो माप हैं वो आपके सिलेबस में हैं, आपके सिलेबस में हैं। तो फिर अपकिरण के माप क्या होते हैं? क्या होते हैं इसको मैं बताऊं उससे पहले एक जो बात है नॉर्मल सी वो मैं बता दूं कि जैसा कि शब्द से पता चलता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, प्रवृत्ति का मतलब है आदत। क्या? आदत। तो ऐसे समक श्रेणी जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में, एक केंद्रीय आदत के रूप में केवल आंकड़ों को सरस बनाने के लिए, सरस का मतलब है सरल बनाने के लिए प्रयोग किया गया कोई एक आंकड़ा जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। दोबारा फिर आसान शब्दों में अगर मैं कहूं कि मैंने कहा कि कक्षा के प्राप्तांक जो हैं 10 में से 4 है, इसका मतलब आपको 35 या 40 या 50 व्यक्तियों की क्लास के व्यक्तिगत आंकड़े एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटा समझ जाओगे कि तमाम जो विद्यार्थी हैं वो एक औसत श्रेणी के हैं। और अगर मैं ये कहूं कि इसकी माध्य का जो है 5 है, 35 बच्चों की क्लास की माध्य का 5 है, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। माध्य का मतलब मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु का मतलब श्रेणी के बीच में स्थित वह एक अंक होता है जो पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम कहते हैं मध्यिका। और मध्यिका या मध्यमान या मीडियन इसको कह देते हैं। तो मध्यिका का मतलब है श्रेणी दो भागों में विभाजित हो जाती है, समग्र श्रेणी कि ये बीच में कहीं स्थित होता है मध्यमान, सिंपल बात। लेकिन माध्य क्या होता है? माध्य जो होता है वो पूरी तरह से समग्र श्रेणी के किसी एक गणितीय औसत को, या मैं यूं कहूं कि बीजीय व्यंजक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक आंकड़ा है, जो विस्तृत व्याख्या मैं कंसेप्ट जब करवाऊंगा, कंटेंट जब करवाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा। और जेड ज़्यादातर क्या है कि जेड को हम गणितीय सिंबल के तौर पे बहुलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जेड जो होता है वो हमेशा किसी श्रेणी में ज़्यादा बार जो प्रयोग हुआ है उसी को ही हम कह देते हैं बहुलक। बहुलक या इसको मोड या बहुलांक या एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, भूविष्ठित शब्द। और ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को आप थोड़ा सा आराम से सीखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल और चुटकियों में बात हल होने वाला मामला है। अब बात समझ में आ गई होगी कि केंद्रीय प्रवृत्ति ऐसे माप या ऐसे सांख्यिकीय माप जो समग्र श्रेणियों के बहुत बार प्रयोग होने वाले तथ्यों को, या श्रेणी के बीच में स्थित या पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो अंक होते हैं, उन अंकों को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। ये जरूरत क्यों हमें? ध्यान दो कि 50 व्यक्तियों के डाटा लिखे, अब आपसे पूछे कोई कि भाई आप इनका एनालिसिस करके बताओ, इनका विश्लेषण करके बताओ, तो आप पहले कम ज़्यादा जो भी रहता है उसको ढूंढोगे। ये एक नीरसता भरा एक आंकड़ों का प्रदर्शन होगा। इसीलिए हम ज़्यादातर केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें उन आंकड़ों के झंझट से बाहर निकलना होता है और सीधी सीधी बात जो होती है वो समझ में आ जाए। ये साधारणतः हर कोई कह सकता है, ये बातें हर कोई समझ सकता है। अब बात आती है कि अपकिरण के माप। किसके माप? अपकिरण के माप। और अपकिरण के जो माप होते हैं वो फिर क्या होते हैं? अपकिरण के माप क्या होते हैं? तो बड़ा आसान काम है। क्या? बहुत ही आसान काम है। और आसान काम क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के समस्त माप जो होते हैं भ्रामक होते हैं, भ्रमपूर्ण होते हैं। इनकी आदत तो ठीक है कि एक तथ्य के रूप में समस्त समग्र श्रेणी को विश्लेषित कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार मैं जब पूरी विस्तृत क्लास होगी तो उसमें मैं ये चीज़ें डिफाइन करूंगा और तथ्य भी आपको बताता चलूंगा। इन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में जो चीज़ हम परिकलित करते हैं, जो परिकलन में हमारे पास माप आता है, वो हमें भ्रम पैदा कर देता है। तो कई बार इनके द्वारा निकाले गए जो माप होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, उससे हम डूब जाते हैं। डूबने का मतलब एक छोटा सा उदाहरण उठाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी आपको कि एक ऐसी कोई नदी थी और हम फीता लेकर गए और उसमें माप निकाल लिया। माप क्या निकाला कि यहाँ से जब हमने गहराई ली तो वो 1 फीट थी, और यहाँ से जब गहराई ली तो वो 2 फीट थी, और यहाँ से जब गहराई ली तो वो 3 फीट थी, और यहाँ से जब गहराई ली तो वो 4 फीट थी, और यहाँ से जब गहराई ली तो वो 2 फीट थी। बात समझ में आ रही होगी। गहराई लेने के बाद आप इसको जोड़ के देखें कि इसका उत्तर जो है वो आपके पास आ रहा है कितना? 12। यानी कि माध्य जो है आपके पास निकालने का तरीका जो है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी कि माध्य जो है 2 पॉइंट लगभग इसका आएगा इसका माध्य आएगा 5 से भाग देने के बाद 2.4, x बार इक्वल टू 2.4। ये मैं बाद में विस्तृत कैलकुलेशन हल करके बताऊंगा आपको। और अगर इसकी माध्य का निकालें हम तो माध्य का जब इसको एक सीरियल में रखें कि देखें आरोही क्रम या अवरोही में रख दो आप इसको, 1 2 3 और 4, ये 5 आंकड़े हैं, तो माध्य का इसकी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2, यानी मीन बराबर 2 हो जाएगा। मीन बराबर 2 हो जाएगा। तो फिर हम बहुलक क्या लें? बहुलक आता है हमारे पास,
बार बार आया 2, तो 2 हमारा बहुलक हो जाता है, z बराबर 2 हो जाता है। अब हमने भाई ये आंकड़े निकाल लिए, और इनकी बात हमने कर ली आराम से कि भाई हमारे पास एक तथ्य आया इस नदी की गहराई का, वो ये है कि लगभग जो 2.5 फीट वाला आदमी है वो इस नदी में नहीं डूबेगा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इसका भी जो 2 उत्तर आता है, तो ध्यान दें कि z 2 है और मादे का 2 है और जो x बार है वो 2.4 है। तो इसका मतलब मोटी मोटी सी बात है कि 2.4 फीट वाला व्यक्ति इसमें नहीं डूबेगा, या मैं यूं कह दूं कि 3 फीट वाला व्यक्ति इसमें नहीं डूबेगा, और वो चौड़ा होकर अगर इस नदी को पार करेगा तो इस गहराई में आकर वो डूब जाएगा। इसका मतलब ये माप जो है पूर्णतया श्रेणी पर आधारित हो या नहीं भी हो सकते हैं, वो बाद में मैं आपको स्पष्ट करूंगा। लेकिन बात ये होती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भ्रामक होते हैं, तो फिर अपकिरण के माप इनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अपकिरण के माप में क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले आता है क्या, परास, या इसको आप विस्तार भी लिख सकते हो, परास या विस्तार लिख सकते हो इसको। या इसमें आता है माध्य विचलन। क्या आता है? माध्य विचलन। या इसमें फिर हम क्या शामिल कर सकते हैं? चतुर्थक विचलन। या फिर हम इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? इसमें हम परमाप या कई बार इसको मानक विचलन भी लिख देते हैं, परमाप विचलन। और इसमें क्या? सहसंबंध, ध्यान देना इस बात पे, सहसंबंध। या फिर कई बार इसमें लॉरेंज वक्र को भी हम शामिल कर लेते हैं। और मूल जो बात आती है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की त्रुटि को दूर करने के लिए हम अपकिरण के मापों का सहारा लेते हैं, ताकि ये जो भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हुई वो हमारे साथ अपवाद के रूप में सामने न आए। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की त्रुटियों को दूर करने के लिए हम अपकिरण के माप पढ़ते हैं, जिसमें प्रास, विस्तार, प्रास को हम विस्तार कह सकते हैं, प्रास, विस्तार और माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन या परमाप विचलन, जिसको मानक विचलन भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ बात आती है सहसंबंध की, कॉरलेशन की, या इसके बाद लॉरेंज वक्र की आती है, या गिन्नी गुणांक की बात आती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? अपकिरण के मापों में पढ़ते हैं। लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में विषमता के माप भी पढ़े जाते हैं। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किसी भी समक श्रेणी में वो समक श्रेणी समान रूप से वितरित है या असमान रूप से वितरित है, उसका अध्ययन जो है विषमता के मापों में किया जाता है। ये बात विस्तृत तरीके से मैं अपनी आगामी क्लासों में स्पष्ट करने वाला हूं। और बात आती है पृथ्वी शीर्षस्तव के अनुपात। इसमें किसी समक श्रेणी के वर्गीकरण में बारंबारता के घनत्व को देखा जाता है। या मैं ये बात करूं दूसरे शब्दों में कि पृथ्वी शीर्षस्तव के जो माप होते हैं वो किसी भी समक श्रेणी के विस्तार के घनत्व को हम पढ़ते हैं, या आलेखी रूप में हम किसी शीर्ष के बारे में अध्ययन करते हैं, तो साथियों ये बड़ा सा एक ऐसा परिकलन करने का मानचित्र था जो मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता था कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ पढ़ना है। और कैलकुलेशन की बात अब तक मैंने नहीं की, और नहीं ही मैं किसी भी क्लास में कैलकुलेशन की बात करूँगा। सीधे उत्तर आएंगे एकदम स्पष्ट। अब मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मैंने देखा कि ज़्यादातर विद्यार्थी या जो प्रतियोगी साथी हैं वो इस बात पर लगे हुए हैं कि भाई माध्य निकाला कैसे जाता है। कोई उसको प्रत्यक्ष विधि से, कोई अप्रत्यक्ष विधि से, बहुलक कैसे निकाला जाता है, समूहन विधि क्या होती है, ये क्या होता है, फिर उनको हल कर करके निकालते हैं। अरे भाई कहाँ घूम रहे हो आप लोग, सोचो तो सही। मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे जो अभी कॉलेज व्याख्याता में हुए। किसी भी कैलकुलेशन की कहीं ज़रूरत नहीं है। ध्यान दें इस बात पे कि प्रश्न पूछा गया क्या कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अब ध्यान दें इसके ऊपर, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है इसमें? ये अपकिरण का माप है। यानी ध्यान दें इस बात पे, सीधे सीधे उत्तर पढ़े हैं, अपकिरण का माप है।
किसका? अपकिरण का माप है कौन सा? माध्य विचलन। फिर नीचे जो आया है प्रश्न उसको आप थोड़ा देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी बढ़िया तरीके से। नीचे प्रश्न आया, करो इसको, लो नजारे, करो कैलकुलेशन। लिखा है समांतर माध्य के मदों के विचलन का योग सदा शून्य के बराबर होता है। निकालो कैलकुलेशन इसकी, करो इसको कि समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। क्या पता, किसने पढ़ा? करो, फार्मूले लगाओ और करो काम इस पे। फिर बात आती है अपवर्जी, समावेशी या समान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य को कैलकुलेशन परिकलन करने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। दो जवाब इसका। फिर आता है समांतर माध्य के परिकलन सभी प्रक्षेपणों पर आधारित होते हैं या सभी प्रक्षेपण जो मूल्य होते हैं उनके ऊपर आधारित होता है। करो इसको हल। लो आनंद, सीधा आया कि अपवर्जी और समावेशी श्रेणियां कौन सी है। करो, इसमें कहीं भी कोई भी फार्मूला नहीं आया। अब इसमें अगला प्रश्न देखो, ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में अभी अभी पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, छांटो इसमें से। बात समझ में आ जाएगी, आनी चाहिए आपको कि किसी वितरण प्रणाली के प्रारूप में माध्यक का उसके अधिकतम मूल्य वाले मान से के परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। अगर आपको मेरे कंटेंट इन सवालों के जवाब न दें तो फिर आप लोग मुझे कहना कि सर आप यूं ही बकवास कर रहे हो। अब देखो ये कंटेंट देखो, फिर अगला देखो, कहाँ लगाओगे फार्मूले? इनमें लगाओ फार्मूले, हो अगर हल होता है तो। कहीं भी ये जो 13 प्रश्न पूछे गए हैं संख्यांकिक में प्रक्षेपण दर्शाता है। देखो कहाँ आ रहे हैं इसमें, तथ्यों को गौर से देखो, फिर पता चलता है कि आप पढ़ क्या रहे हो और आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। और आप देखो सीधा सीधा आया हुआ है कि संचयी आवर्ती वितरण के आलेखी रूप को क्या कहते हैं? औजाई वक्र, बारंबारता, बहुभुज या पाई चार्ट या बार दंड चार्ट। अरे कहाँ, सीधा सा उत्तर है। जब मैं हल करवाऊंगा ना तो यूं चुटकियों में आप इसको हल कर दोगे। अगला देखो, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण का सापेक्षिक माप है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सापेक्ष माप को ही हम विचरण कहते हैं, या फिर निरपेक्ष माप को हम माध्य विचलन या फिर केंद्रीय परिवर्ती के मापों में एक तथ्य के रूप में व्यक्त होता है। तो इसमें देखो सीधा सीधा पढ़े, चतुर्थक विचलन किस में आएगा? अपकिरण के माप। ये कभी भी क्या है? सापेक्ष माप नहीं होता। तो विचरण गुणांक जो होता है वो सापेक्ष माप होता है। मेरी अगली क्लासों में आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विचलन माध्य विचलन की रीति नहीं है? तो माध्य विचलन की रीति प्रास नहीं है। लेकिन मैं यहाँ उत्तर बताने के लिए आपको ये सवाल नहीं दे रहा हूँ सहज संबंध गुणांक की कौन सी श्रेणी सुमेलित नहीं है, बताओ कहाँ कैलकुलेशन है। ये 10% जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या आगे की जो क्लासें हैं उनके अंदर जो बताने वाला हूँ, सच मानिए साथियों कि जब कंटेंट में डालूंगा तो बिना कैलकुलेशन के ही आपको हल मिलेंगे। और अगर आपको हल न मिले तो वीडियो को शेयर मत करना। अब मेरी कोशिश ये है कि आगे का जो वीडियो है वो जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और प्रश्न क्या आते हैं। मैं इन सारे जो आंकड़ों के सारणीयन या बारंबारता, औजाई वक्र या जो चीज़ें होती है चुटकियों के काम है, लेकिन बात है कि कैलकुलेशन मैं नहीं करवाऊंगा। अगर आपको विस्तृत पहली क्लास की बच्चों की तरह कैलकुलेशन करनी है तो नेट जेआर की क्लास में जाके और आप मेरे वीडियो देखें, वो चीज़ें मैं आपको करवाता जाऊंगा। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि आप प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 10वीं क्लास के बेस पर आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को सहसंबंध को जो हल किया था वह पर्याप्त है। लेकिन बात आती है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का जो तरीका है आरपीएससी का, उसको मैं एक रामबाण औषधि के तौर पर अगला वीडियो दूंगा। जय हिंद, जय भारत।